बैक फिल्टर ऑप्टिमाइजेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। बैक फिल्टर ऑप्टिमाइजेशन मेनली होता क्या है कि हमको बैक फिल्टर में एक तो पहली बार तो हम लोग जो ऑडिट करते हैं बैक फिल्टर का, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा केस कौन सा है। जैसे कि अभी हम लोग केस ले रहे हैं कि कौन सी डस्ट के लिए ले रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग जो डस्ट कंसीडर कर रहे हैं, सीमेंट डस्ट कंसीडर कर रहे हैं और क्लिंकर डस्ट कंसीडर कर रहे हैं, और तीसरी हम लोग जो डस्ट कंसीडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं रॉ मिल की। ठीक है ना। तो जो हम लोग सर्किट डस्ट कंसीडर करते हैं, सीमेंट हो या क्लिंकर और रॉ मिल हो, ये नॉन एक्सप्लोजिव है। तो ये सब जो आती है हमारी नॉन एक्सप्लोजिव में आती है। किसमें आती है? नॉन एक्सप्लोजिव में। अब दूसरा पॉइंट हम जब लेते हैं वो आता है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव में क्या रहता है, अपना जो डस्ट रहती है वो रहती है कोल की। तो उस केस में हम लोगों को कितनी वेंटिलेशन वेलोसिटी क्या रखना पड़ता है, कैसे ऑडिट करना पड़ता है, उन दोनों के केस में अलग है। लेकिन आज का जो मॉड्यूल जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, रॉ मिल डस्ट या क्लिंकर डस्ट या सीमेंट जो कि नॉन एक्सप्लोजिव है। तो सबसे पहले जो हम लोग किसी बैक फिल्टर का हम लोग ऑडिट करते हैं, बैक फिल्टर का कोई इंस्पेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी ब्रांचेस हैं। जैसे ये एक बैक फिल्टर है और मान के चलो ये मेरा डीबीसी है क्लिंकर का, और यहां से मेरे दो ये जुड़ी हैं, मतलब इसकी जो डीडस्टिंग लाइन है दो हैं। तो कई बार हमारा जो मिसकंसेप्शन है सीमेंट इंडस्ट्री में कि हम लोग जो भी बैक फिल्टर में हम लोग, जैसे कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग बोलते हैं कि -25 -30 का ड्राफ्ट मेंटेन कर लो। तो ड्राफ्ट कभी भी सीमेंट इंडस्ट्री में मेंटेन नहीं किया जाता। ये आप कंसिडर करिए अपने दिमाग में। हम लोग जनरली क्या मेंटेन करते हैं अपना, कि हम लोग वेलोसिटी मेंटेन करते हैं, आइदर वो कोई भी पार्ट। तो हमारा जो डीबीसी वाला जो क्लिंकर होता है इसमें ये है। अब बेसिकली अपने को जब हम लोग किसी ऑडिट करते हैं बैक फिल्टर का, तो हम लोग पहले तो डीडस्टिंग लाइन में मेजरिंग पॉइंट बनवा लेते हैं, और मेजरिंग पॉइंट होने के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा वेलोसिटी कितना है। तो जनरली हमारा जो रिकमेंडेशन है, जो डीडस्टिंग लाइन का अगर हम लोग रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए हमारी 10 मीटर पर सेकंड के आसपास होनी चाहिए, जो डीडस्टिंग लाइन है। अब ये जो मेन ब्रांच होती है, ये वाली जो मेन ब्रांच होती है, इसमें होती है डस्ट लेडन गैस। तो डस्ट लेडन गैस में हमारी जो वेलोसिटी होती है वो वेरी करती है 9 to 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब मान के चलो अगर आप कोई भी आप यहाँ पर वेलोसिटी नहीं मेजर कर पा रहे हो, अगर आपका डस्ट आपके पास ऑड वाई एनोमीटर नहीं है या वेन टाइप का एनोमीटर नहीं, छोटा वाला आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर क्लीन एयर होती है। ये वाली जो एयर होती है वो होती है मेरी क्लीन एयर। क्लीन एयर में क्या रहता है कि वेलोसिटी हमारी बढ़ जाती है जनरली, तो वो वेलोसिटी रहती है 15 to 19 मीटर पर सेकंड। और दूसरा क्या रहता है कि यहाँ का जो डायमीटर रहता है और यहाँ का जो डायमीटर होता है जनरली डिफरेंट रहता है। तो यहाँ का हमेशा आपका ज्यादा रहता है, बड़ा रहता है, मतलब बिगर डायमीटर रहता है आपका सब मेन ब्रांच का, जबकि आपका जो आफ्टर जो गैसेस रहता है वो है। तो ये अपना क्लीन एयर हो गया। दूसरा तो हमको ये देखना, अगर हमारी वेंटिलेशन वेलोसिटी 15 to 19 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है, तो हमको कोई भी फैन में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे कि आजकल तो हर कोई बीएफडी लगवा रहा है। मान लो अगर आपका बीएफडी नहीं लगा है और आपका बैक फिल्टर फुल स्पीड पे चल रहा है, आपका डैम्पर भी लगा हुआ है, तो उस केस में अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ रही है 24, 25, 26 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो उस केस में आपका एक तो फैन का पावर लॉस हो रहा है और ऊपर से हमको इतनी ज्यादा वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। तो उस केस में आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, डैम्पर को उससे रिप्लेस कर सकते हैं, और उसमें आपको डैम्पर लॉस का भी बेनिफिट मिलेगा। डैम्पर लॉस का कैलकुलेशन, जैसे कि उसके लिए हम अलग जो प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट डैम्पर लॉस, उसमें पढ़ेंगे। तो जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिट में हमको क्या क्या कंसीडर करना है, सबसे तो पहले अपने को ये जितने भी मेजरिंग पॉइंट बनवाने पड़ेंगे सब ब्रांचेस में, उनमें सारी वेलोसिटी देखनी पड़ेगी 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा हम लोगों को ये इसमें कंसीडर करना पड़ेगा कि प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है। जनरली हमारा जो रिकमेंडेड प्रेशर ड्रॉप रहता है किसी भी बैक फिल्टर में वो रहता है 80 to 130 mmWg। मतलब मेरा जो प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 80 to 130 mmWg। अगर मेरा प्रेशर ड्रॉप 80 to 130 mmWg के बीच में मिल रहा है किसी बैक फिल्टर में, तो मेरे लिए वो सही है, वो मेरा यूटिलाइजेशन में है। अगर ये प्रेशर ड्रॉप मेरे को 10 to 50 mmWg के बीच में मिलता है तो उसको मैं बोलूंगा अंडर यूटिलाइजेशन। अगर वो 130 to 150 mmWg मिल रहा है तो वो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर आपका अंडर यूटिलाइजेशन है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपका जो दूसरा बैक फिल्टर उसके बगल में चल रहा है उसका अगर प्रेशर ड्रॉप 10 to 15 है, तो क्या कर सकते हो आप डीडस्टिंग लाइन को ऐड कर सकते हो। तो जनरली क्या होता है, एक बैक फिल्टर में हम लोग 6 से 8 डीडस्टिंग बैक फिल्टर लाइन मतलब ऐड कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो दूसरा वाला जो बैक फिल्टर है उसका पावर सेविंग भी होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी होगी बढ़ेगी।
अभी हमने एक इसमें पढ़ा कि प्रेशर ड्रॉप 80 to 130 mmWg होना चाहिए। दूसरा हमने बोला कि वेंटिंग वेलोसिटी 9 to 12 मीटर पर सेकंड चाहिए। और तीसरा हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट्स है, हमारा जो डैम्पर किससे रिप्लेस होना चाहिए, वीएफडी से। चौथा जो हमारा पॉइंट हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो होता है आरएल। आरएल के लिए हम के नीचे हम लोग स्टैटिक प्रेशर मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा -10 to 10 mmWg वेरी करती है। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव में आ रही है, -200 -300, तो इसका मतलब आपका आरएल चला गया है और आपका फॉल्स एयर का इनटेक हो रहा है, तो ओवरऑल आपका फैंस का पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट जो हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं वो करते हैं हम लोग कंप्रेस्ड एयर प्रेशर। तो कंप्रेस्ड एयर प्रेशर जो आपका होना चाहिए जनरली वो होना चाहिए 5 to 5.5, जनरली 5 से 5.5। आजकल तो लोग मतलब 4.5 भी चले गए हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि 4.5 से 5.5 kg पर सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। और आपको जो कई बार हम लोग जो डीपी का उससे पर्जिंग मोड से भी दे सकते हैं इसमें, क्योंकि बैक हीटर है। बैग हाउस में कभी क्या होता है कि हम लोग डीपी मोड से नहीं देते, सडन फ्लशिंग हो जाती है और आपका सैलो बकेट एलिवेटर में बूट लेवल आ जाता है। लेकिन इसमें आप पर्जिंग किससे दे सकते हैं, अपने पर्जिंग जो दे सकते हैं वो डीपी बेस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बैक फिल्टर मॉड्यूल में मेनली यही पॉइंट्स आपको कंसीडर करना है, यही आपको ऑप्टिमाइज करना है। इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है कैसे बैक फिल्टर मॉड्यूलेशन कर सकते हो, तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिए, मैं कमेंट में उसको नेक्स्ट टाइम जो भी, अगर आपका कोई प्लांट है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपका पानी का पावर बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, लास्ट पॉइंट मैं इसमें कवर करूंगा जो स्टैक है। तो स्टैक जो रहता है, जितना ज्यादा हाइट होगा स्टैक का उतना आपको नेगेटिव ड्राफ्ट मिलेगा, उतना ही आपका फैन का पावर कम आएगा। तो जब हम लोग फैन ड्राफ्ट कैलकुलेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए तो बैक फिल्टर में इतना ही, और कुछ आपको पूछना होगा और कुछ आपको इसमें डाउट आए तो मेरे को आप कमेंट में दे दीजिए, वो मैं उसको कवर